Hello everyone, how are you all? Welcome to my YouTube channel Social Science with Taposhi. So again, I am back with you. मैंने आपको वादा किया था कि मैं पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बताऊंगी। मैंने मरकरी और वीनस के बारे में और सन के बारे में तो आपको मेरी पिछली वीडियो में बता दिए। तो जानते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपको अर्थ के बारे में बताती हूँ। देखिए आपको जो पिक्चर में नज़र आ रहा है ये हमारी धरती है और धरती हमारा होम प्लैनेट है। दिख रहा है ना, आपको पास से दिखाया मैंने। और ये सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है, यानी थर्ड पोजीशन में आता है सोलर सिस्टम में। ये सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ जीवन का विकास संभव हुआ है। कोई भी प्लैनेट नहीं है जहाँ जीवन संभव है, लेकिन हमारी अर्थ में है। अब हमारे दिमाग में सवाल तो आ रहा है, जीवन का विकास संभव क्यों हुआ है अर्थ में? चलिए आपको बताते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, आपके धरती में ही वाटर है, एंड यू नो, एज यू ऑल नो दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। तो इसीलिए धरती में जीवन का विकास संभव हुआ है। दूसरा रीज़न एटमॉस्फेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस होती हैं और उन्हीं में से एक ऑक्सीजन गैस भी है जो हमारे जीवन के विकास को संभव बनाती है। और आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैस का कंपोजिशन है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। थर्ड आ गया प्रॉपर टेम्परेचर। हमारी धरती ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें प्रॉपर टेम्परेचर है। इसका एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है। इसका एवरेज है। पोलर रीजन में इसका जो टेम्परेचर है ये आपका कम होता है, और आपके इस रीजन में, आपके जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसका दूसरा कारण आपका है सुइटेबल साइज़। अब देखिए धरती का साइज़ भी सुइटेबल है, जिसके कारण यहाँ पे जीवन का विकास संभव है। और एक कारण है इसका, आपके अर्थ ही ऐसा है जिसमें ओजोन स्फीयर है और ये ऑक्सीजन से बनता है। ओजोन स्फीयर ऑक्सीजन से बनता है और इसका काम क्या है, ये सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो धरती में आने से रोकता है। अगर मान लो ये ओजोन स्फीयर नहीं होता धरती पे, तो इसका अगर अल्ट्रावायलेट रेज अगर धरती पे आ जाता तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं जिंदा रहते, तो मानव तो बहुत दूर की बात है। तो ये ओजोन स्फीयर भी धरती में जीवन के विकास को संभव बनाता है। जैसा कि आपको पता है धरती में 3 स्फीयर होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, बायोस्फीयर भी आता है, लेकिन बायोस्फीयर किससे बनता है मैं बता रही हूँ। अब आता है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स द स्फीयर ऑफ लैंड। धरती में लैंड है जो कि आपको कॉन्टिनेंट्स में मिलता है। हाइड्रोस्फीयर है प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये वाटर कहाँ पे मिलता है, ये वाटर आपको ओशियंस में मिलता है, पॉन्ड्स में, रिवर्स में। और आपका जो लिथोस्फीयर है, लैंड आपका कॉन्टिनेंट में, तो लैंड एरिया हमारा बहुत कम है। लैंड एरिया सिर्फ 29% है। देखिए मैं आपको धरती दिखा देती हूँ, देखिए। और जो आपका हाइड्रोस्फीयर है ये आपका 71% है, यानी पानी ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर ये भी अभी बता दिया, बहुत ज़रूरी है। अब ये तीनों से मिल के बनता है हमारा बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में जीवन का विकास संभव है, क्योंकि लिविंग किंगडम को जिंदा रहने के लिए ये तीनों स्फीयर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये तीनों स्फीयर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम शेप की बात करते हैं। अर्थ का शेप इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल मीन्स अंडाकार होता है। आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? धरती की रोटेशनल स्पीड के कारण अर्थ का शेप इलिप्टिकल होता है। एक्चुअली इलिप्टिकल बना कैसे? एक्चुअली धरती जब पिघली हुई कंडीशन में थी तब इसका शेप ऐसे इलिप्टिकल अंडाकार बन गया। वो पिघली हुई कंडीशन में थी और रोटेशनल स्पीड के कारण उसका शेप इलिप्टिकल हो गया। अगर कहीं पे आपको बोले स्फेरिकल है शेप, तो वो भी गलत नहीं है।
अब हम धरती के अंदर क्या है इसके बारे में जानते हैं। धरती, आप इस पिक्चर में देखो, धरती के अंदर जो सेंट्रल पोजीशन में आपको नज़र आ रहा है, देखिए सेंट्रल पोजीशन में कोर होता है और ये कोर हैवी मेटल से बना हुआ है। एक जो अंदर आपको कोर नज़र आ रहा है ये हैवी मेटल से बना हुआ है। अत्यधिक दबाव के कारण वो सॉलिड कंडीशन में रहता है। इसके अंदर अत्यधिक दबाव है जिसके कारण सॉलिड कंडीशन में रहता है। अत्यधिक टेम्परेचर होने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, आपका नियर अबाउट 4000 सेल्सियस है इसका टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये सॉलिड कंडीशन में है। और इस कोर के चारों ओर लावा घूम रहा है। किसके ओर? कोर के चारों ओर, जिसमें कोर में एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। और इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आप पिक्चर में देख सकते हो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है इसमें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से धरती का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, आपको इस पिक्चर से तो क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना रही है। अब फिर से आपके दिमाग में सवाल और आ रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो क्या होता? मैडम क्यों बता रही है इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में? वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड अत्यधिक सोलर हीट को धरती में आने नहीं देती है। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड रोक के रख रही है उसको, ये सोलर हीट को धरती में आने नहीं दे रही है। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो अत्यधिक सोलर हीट अगर आ जाती मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने के कारण, तो धरती का जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़रूरी है? 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाने से क्या होता है? जो धरती में जितना भी पानी है, जो पानी हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो एवापोरेट हो जाता और जिसमें जीवन का विकास संभव नहीं होता। और ये कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया। मार्स में ये मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया। मैग्नेटिक फील्ड गायब होने के कारण क्या हुआ? जितना भी पानी था वो एवापोरेट हो चुका होगा, जिसमें मार्स में पानी ही नहीं है। मार्स में पानी क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मार्स में गायब हो गया और इसी कारण मार्स में लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फंडा है ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, आप थोड़ा सा बताते हैं कि इसका ऑर्बिटल या रोटेशन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। अब इसमें आपका जो रोटेशन रिवॉल्यूशन पीरियड होता है आपका अर्थ का, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है अर्थ, इसका रिवॉल्यूशन पीरियड होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। और इसका स्पीड, जो ऑर्बिटल यानी जो रिवॉल्यूशन का जो स्पीड है, इसका है 29.18 किलोमीटर पर सेकेंड से ये सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। इसका सैटेलाइट के बारे में, धरती की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो धरती के चारों तरफ चक्कर काटती है, वो मून है। और मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड दोनों ही सेम होता है, 27 डेज का होता है। सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस आपका जैसे लेंथ ऑफ इक्वेटर है, उसका सरकमफ्रेंस आप धरती का सरकमफ्रेंस आपका 40,075 किलोमीटर है। और धरती के मास 5.99 इंटू 10⁻⁴ kg है। एस्केप वेलोसिटी इसकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन हम धरती से कोई भी चीज़ अगर बाहर स्पेस में फेंकते हैं और कितने 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो धरती से वो चीज़ गायब हो जाती है। तो ये होता है आपका एस्केप वेलोसिटी। रोटेशन पीरियड 24 आवर्स है। तो ये 24 आवर आपका रोटेशन पीरियड है। और इसका जो इक्वेटोरियल रोटेशन वेलोसिटी है, यानी स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन कितनी स्पीड से कर रहा है, आपको तो पता है कि रोटेशन 24 आवर्स में होता है, लेकिन आपको स्पीड बताना है। स्पीड कितने में हो रहा है? 1674.4 किलोमीटर पर आवर, यानी 1674.4
किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 1674 किलोमीटर, इतनी स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। और टेम्परेचर तो आपको बता दिया, एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है। अब धरती में कंपोजिशन मैंने आपको पहले बताया था एटमॉस्फेयर में कि इसका कंपोजिशन कितना है। इसका कंपोजिशन मैक्सिमम आपके धरती में नाइट्रोजन गैस है और वो 78% है, और ऑक्सीजन आपका 21% है। तो 99% तो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। इसमें बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% है, आर्गन आपका 0.09% है, और बाकी जो बचा हुआ परसेंट बच गया वो आपके अदर गैसेस हैं। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, इसमें परसेंटेज भी लिखा हुआ है। तो करीबन मैंने आपको धरती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मार्स के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।